Student, today we have a lesson from economics. Last two topics रह गए थे हमारे, that is criticism and significance. तो आज हम ये लेसन एंड कर देंगे इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस. पहला क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? क्रिटिसिज्म मतलब उसके अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको बुरा कहा गया है. ओके, तो जो आपने लिमिटेशन होता है वही क्रिटिसिज्म है. ओके, The law of diminishing marginal utility is criticized on the following grounds. We have 5 points हमारे पास, जिस 5 points के लिए हमने criticize किया है law of diminishing marginal utility को. पहला point है unrealistic assumptions. मतलब assumptions तो हैं इसमें और हमने assumption अलग से पढ़ लिया है, but there are many assumptions जो unreal हैं, unrealistic हैं. Okay? द लॉ बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस, जो अजम्पशंस हम पढ़ चुके हैं लेकिन वो अजम्पशन अनरियल हैं, जैसे कि होमोजेनिटी, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनलिटी. ये सारे अजम्पशंस हमने पढ़े हैं लॉ ऑफ डीएमयू के लिए, बट इन रियलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फुलफिल ऑल दीज कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. बट इस सेकेंड क्रिटिसिज्म है इसका कार्डिनल मेजरमेंट. ओके, लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस कार्डिनली. हमने पढ़ा था ना, कार्डिनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड और प्रेजेंटेड थ्रू अ शेड्यूल. एक टेबल के साथ हम इसे कंपेयर कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं. बट रियलिटी में कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस मैटर पे इस बात से क्रिटिसाइज हो जाएगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. क्योंकि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है. नंबर 3, इनडिविजिबल गुड्स. इनडिविजिबल गुड्स, लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल एंड बल्की गुड्स. मतलब जो गुड्स बहुत ज़्यादा बल्क हैं या जो डिवाइड नहीं हो सकते, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी, क्या ये गुड्स डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते. विच आर नॉर्मली परचेज इन अ सिंगल यूनिट. मतलब एक इंसान कार पूरी खरीद के लाता है, कोई टायर खरीद के तो नहीं लाता है पहले, या उसका डोर पहले खरीद के ले आएगा. या फ्रिज लेते हैं तो आप कंप्लीट फ्रिज लेते हैं. ऐसा तो नहीं कि पहले उसका आप सिर्फ कंप्रेसर लेके आ जाएंगे और बाद में उसका फ्रीज़र बाद में आएगा या उसका डोर बाद में आएगा. मतलब इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते. ये एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी. यह टॉपिक पहले भी आ चुका है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है. तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे क्रिटिसाइज किया है हमने लॉ ऑफ डीएमयू को, कि द लॉ अज्यूम्स दैट, मतलब कुछ अजम्पशन जो हैं अनरियल हैं. ओके, उसी में से कुछ ऐसे बातें हैं जो हमने अज्यूम की है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, कि ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट एमयू ऑफ मनी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. बहुत सारे क्रिटिक्स इस बारे में कहते हैं कि डिफर करती है, सेम नहीं हो सकती. बट यहाँ हम क्या अज्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया गया इस लॉ को. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस स्टॉक ऑफ मनी, अ सिंगल वांट. ओके, द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ point of time. However, in reality, a man has to satisfy many wants. ये लॉ आपको at a time single want को सेटिस्फाई कराता है, लेकिन इन रियलिटी जो इंसान होते हैं, हमारी जो वांट्स होती हैं, वो जो हम किसी एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते. इन रियलिटी अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मैनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो दैट्स वाई ये 5 ऐसे टॉपिक हैं: अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, कार्डिनल मेजरमेंट, indivisible goods, constant marginal utility of money और a single want. 5 ऐसी बातें हैं जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्रिटिसाइज किया है. मतलब हमने क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इट मीन्स दैट क्रिटिक्स ने किया है. क्रिटिक्स ने इन 5 ग्राउंड्स पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्रिटिसाइज किया है. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आ सकता है,
ठीक है, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, उसकी कोई खास कोई फीचर। फर्स्ट पॉइंट, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स। ये लॉ कंज्यूमर्स के अमंग एक अवेयरनेस क्रिएट करता है टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजप्शन, ये ज़रूरी है कि हम अपने कंजप्शन को चेंज करते रहें, तो उसमें ये लॉ हमें हेल्प करता है टू द कंज्यूमर। यूजफुलनेस है टू द कंज्यूमर के डाइवर्सिफाई द कंजप्शन और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब सिलेक्टेड लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यूज़फुल टू द गवर्नमेंट, ये लॉ की एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि ये लॉ यूज़फुल है गवर्नमेंट्स के लिए। द लॉ इज़ यूज़फुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज़। गवर्नमेंट जब टैक्स पॉलिसीज़ बनाती है, कोई ट्रेड पॉलिसी बनाती है, प्राइसिंग पॉलिसी बनाती है, तो उस पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट को लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प करता है। दैट्स वाई दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली भी आ सकता है, ओनली 2 मार्क्स में पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हेल्प्स इट टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। क्या होता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, क्या होता है? ओके, इट इंक्लूड्स गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड ज़ीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। एक चीज़ होती है वैल्यू इन यूज़ और एक चीज़ होती है वैल्यू इन एक्सचेंज। थोड़ा सा मैं पैराडॉक्स को यहाँ बताना चाहूँगा। पैराडॉक्स में एक चीज़ होती है वैल्यू इन यूज़ और एक चीज़ होती है वैल्यू इन एक्सचेंज। ओके, वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, एयर है, वाटर है, सनशाइन है। ओके, इसका वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है, एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज़, जैसे कि गोल्ड और डायमंड। ओके, आपको एयर और वाटर की जो आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं एयर और वाटर से, तो इन एक्सचेंज आप क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, तो वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा नहीं है। ओके, बट यूज़ बहुत ज़्यादा है। वैल्यू इन यूज़, एयर वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन एक्सचेंज क्या देते हैं आप? कुछ देते हैं? एयर ऑक्सीजन लेने का आप कुछ को एक्सचेंज में देना होता है, ठीक है? नहीं। और वैल्यू इन एक्सचेंज, सो वाटर का यूज़ और एयर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बट इन एक्सचेंज आपको कुछ देना नहीं है एयर और वाटर के बदले में। इन एक्सचेंज कुछ नहीं है। ओके, लेकिन वहीं पर अगर हम एग्जाम्पल लें डायमंड का, गोल्ड का, ओके, तो इसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत है, यूज़ बहुत कम है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन डायमंड कितना यूज़ करता है? बहुत लेस। और जो यूज़ करता भी है उसकी एज ए क्वांटिटी वैल्यू भी बहुत कम होती है। बिल्कुल छोटा सा डायमंड को यूज़ करे और नॉर्मली वैल्यू इन यूज़ बहुत कम है डायमंड की, लेकिन जब उस ज़रा से डायमंड को आप इन एक्सचेंज करने जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी वैल्यू उसकी मिलती है। एक छोटे से डायमंड भी लैक्स ऑफ रुपीज़ में हो सकते हैं। ओके, तो ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू है कि वैल्यू इन यूज़ किसी चीज़ की ज़्यादा लेकिन एक्सचेंज कम, और किसी चीज़ की वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा, यूज़ कम। तो दिस इज़ कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। लास्ट पॉइंट है आपका बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आगे आप थर्ड लेसन में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, तो उस लॉ ऑफ डिमांड का बेस है आपका लॉ ऑफ डीएमयू। मीन्स दिस लॉ ऑफ डीएमयू इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइज होती है विद फॉल इन प्राइस। इट राइजेज विद
fall in price and falls with increase in price. मतलब fall in price, price कम, demand ज़्यादा. When a consumer purchases more and more units of a good, its marginal utility steadily decline. अगर कोई पर्सन किसी गुड्स को ज़्यादा परचेज करता है, ओके, मोर परचेज करता है, मोर एंड मोर, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है. ही वुड बाय एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस. ओके, और जो दूसरे एडिशनल यूनिट्स हैं उसको लोअर प्राइस में बाय करता है. तो ये लॉ ऑफ डिमांड है जो आप नेक्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. उसका यहाँ थोड़ा सा बेस आ रहा है कि बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड DMU है. इसके बाद जो इस लेसन में आपको टेक्स्ट की पेज नंबर 14 और 15 पे जो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस गिवन है, ये जस्ट एक टॉपिक है, आप देख लें. इसके एक टेबल है पीछे, थोड़ा सा मैं उसके 3 पॉइंट्स निकलते हैं वो बता दूंगा, बट इसमें आपको कोई लेक्चर पॉइंट नहीं बन रहा है. ओके, PDF में मैं कुछ रख सकता हूँ उसमें से, तो आ जाएगा. न्यूमेरिकली आपको कोई काम करना नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ ये जो टेबल है जो रिलेशनशिप बिटवीन है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा. ओके, इसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6. दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके, एंड देन आपको मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है 10 8 7 5, यानी मार्जिनल यूटिलिटी विद यूनिट्स डिक्रीज हो रही है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. टॉपिक का नाम क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. तो इसमें आप क्या करेंगे, 10 यूनिट्स था, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट 10 के इक्वल है, तो आपने क्या किया, 10 इंटू 10 100 आ गया, ये मनी फॉर्म में आ गया. 10 रुपीज़ पर यूनिट था, 8 यूनिट्स है तो 80. 10 रुपीज़ पर यूनिट है, 7 मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट 7, तो 7 इंटू 10 70. 10 5 50, 10 3 30, 10 1 10. मतलब ये नंबर ऑफ यूनिट्स है आपका, और मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट्स डिक्रीज हो रही है आपकी. ओके, 10 8 7. तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट 10 का है, तो ये 100 80 70 50. नाउ मार्केट प्राइस पर यूनिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस एक फिक्स है, x इक्वल्स टू 50, तो सबके सारे यूनिट्स के लिए x इक्वल्स टू 50 50 50 लिया है. ओके, नाउ कंपैरिजन करना है आपको मार्जिनल यूटिलिटी को विद प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी को विद प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी को विद प्राइस. ओके, ये कितना है 100, ये कितना है 50, तो लिखा है 100 इज ग्रेटर देन 50, तो 100 मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन 50 है. 80 भी ग्रेटर देन है, 70 भी ग्रेटर देन है, 50 50 इक्वल है, 30 लेस देन है, 10 लेस देन है, मतलब 2 लेस देन के भी केस आ रहे हैं. तो इस बात पर यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स मेंशन है. ओके, नंबर 1, यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंगली बाय बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस. मतलब ये वो कंडीशन है जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन द प्राइस है, यानी MUX ग्रेटर देन PX है, मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस. इसे कहते हैं इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटीज़. एक कंडीशन है जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस है. ओके, इसे कहते हैं आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. और थर्ड है आपका यूनिट्स विच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंगली टू बाय. भाई मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन प्राइस है, इसे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. और कोई भी रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंगली टू बाय एंड कंज्यूम वेयर ही हैज़ टू पे मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी. कौन बेवकूफ़ होगा जो परचेज करना चाहेगा, ओके, उन चीज़ों को जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन द प्राइस हो. ओके, क्योंकि उसको इसमें पे मोर करना पड़ेगा देन द मार्जिनल यूटिलिटी. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी. आगे लिखा है रैशनल कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस होता है. एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस पेड वे फॉर लॉ ऑफ डिमांड. और इसी से लॉ ऑफ डिमांड का एक वे का रास्ता बनता है, एक लॉ ऑफ डिमांड का बेस बनता है यही पॉइंट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस. और
अब हम इसकी एक्सरसाइज पे, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 2। क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 का 1 सिर्फ एक ही क्वेश्चन वहाँ मेंशन है और वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का 1 स्टार्ट करें। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी तो वो आपको दिए जाएंगे। ओके, नोट्स के लिए आपको पीडीएफ के लिए मुझे कांटेक्ट करना है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं फ़िलहाल नोट्स नहीं ले रहा हूँ, उसमें हेडिंग लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।